साथियों, अब तक के भारतीय इतिहास में कई दलित राष्ट्रपति हो चुके हैं, पर दुर्भाग्यवश उनका दलित होना या ना होना दोनों बराबर था, क्योंकि उनके सभी का प्रधानमंत्रियों के कहने पर ही होता है, जैसा यहाँ के व्यवहारिक संविधान का उद्देश्य है। साथियों, यहाँ तक कि वे कठपुतली कहे जाते हैं। वे भले ही दलित राष्ट्रपति हों, लेकिन दलितों के साथ देश में क्या भेदभाव हो रहा है, क्या उनके साथ अन्याय हो रहा है, इसका न तो विरोध करते दिखाई देते हैं और न ही उनके साथ खड़ा होते दिखाई देते हैं। परंतु एक ऐसे भी दलित राष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने उस समय पहली बार उच्चतम न्यायालय के जजों के सिफारिश के नियुक्ति के लिए यह कहकर ठुकरा दिया कि जो उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश साहब हैं, वे जो सूची दिए हैं 10 लोगों की, उसमें एक भी दलित जज का नाम नहीं है, इसलिए मैं एक भी जज को अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता। तो साथियों, आइए जानते हैं दलित और पिछड़ों के नायक रहे उसी राष्ट्रपति के बारे में, जिसने पहली बार अपने पद की गरिमा बचाया और दलित और पिछड़ों के लिए उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में दलित और पिछड़े समाज भी जज हों, इसके लिए उन्होंने बाकायदा मांग उठाई। तो आइए साथियों, चलते हैं सीधे कहानी पर। तो साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर के.आर. नारायणन साहब के बारे में। इनके बारे में और थोड़ा इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जाने, पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ में ये जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे बनते हैं। साहब, एक कॉलेजियम सिस्टम होता है। इस सिस्टम में होता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, जिन्हें हम CJI बोलेंगे, वे और साथ में 4 और मोस्ट सीनियर जज, ये पांचों लोग मिलकर एक सूची तैयार करते हैं, एक लिस्ट तैयार करते हैं उन नामों की जिनका जज होने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाना होता है, जिसमें राष्ट्रपति महोदय साहब ये तय करते हैं कि इसमें से कौन कौन सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति करेंगे। तो ये होता है पूरा कॉलेजियम सिस्टम, यानी ये जो पूरी नियुक्ति को प्रभावित कौन कौन कर रहा है। एक जो मुख्य न्यायाधीश हैं और जो 4 मोस्ट सीनियर जज हैं, साथ ही काउंसिल मिनिस्टर का हेड प्रधानमंत्री साहब, ये इस पूरे कॉलेजियम सिस्टम को प्रभावित करते हैं। तो ये था पूरा सुप्रीम कोर्ट में जज होने या फिर जज के नियुक्ति का पूरी प्रक्रिया। अब आइए चलते हैं, जानते हैं साहब के.आर. नारायणन के जीवन के बारे में, और इसी क्रम में हम जानेंगे कि वे किस प्रकार दलित और पिछड़ों को जज बनाने के लिए उनके हक की आवाज उठाई। तो साहब, डॉक्टर के.आर. नारायण साहब का जन्म 27 अप्रैल 1920 को केरल के उझाउर गांव में हुआ था। परिवार बिल्कुल ही मध्यम वर्गीय का था। इनके पिता और दादा आयुर्वेद के चिकित्सक थे, परंतु इनको पढ़ाई के लिए इनकी माँ और बहन ने बहुत ही प्रोत्साहित किया, और वे ही, उनकी माँ और बहन ही इनको बहुत ही सपोर्ट किया करते थे। साहब, इनकी आर्थिक स्थिति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वे आए दिन स्कूल के बेंच पर खड़े हो जाया करते थे, क्योंकि उस समय उनके स्कूल का नियम होता था कि जो लड़का समय पर फीस नहीं देगा, उसको बेंच के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा। तो साथियों, ऐसे छोटे छोटे अपमान और संघर्ष में इनका जीवन पला। 11वीं में आने के बाद उनका रुझान साहित्य की ओर बढ़ा और वे मलयाली भाषा में कविताएं लिखने लगे। साथियों, महाराज कॉलेज के तिरुवनंतपुरम से इन्होंने BA ऑनर्स में इंग्लिश विषय से 60% से सफलता हासिल की, और साहब इसी कॉलेज से वो MA की डिग्री भी इंग्लिश साहित्य से वे पास की। और साहब, एक यहाँ पे और बात हमें पता चलती है कि त्रावणकोर के दीवान रहे रामास्वामी जी, उन्हें
उस कॉलेज में प्रोफेसर बनने का सुझाव नहीं देते और उनको अनुमति भी नहीं देते। वे कहते हैं कि के नारायण साहब एक क्लर्क के पद में नौकरी करें, क्योंकि रामास्वामी अय्यर साहब को ये पचता नहीं था कि एक छोटी जात का लड़का, एक निम्न वर्गीय लड़का आके यहाँ पे प्रोफेसर का काम करे, टीचर बने। साथियों, इसी के विरोध के फलस्वरूप के नारायण साहब ने वहाँ पे दीक्षांत समारोह में बीए की डिग्री लेने से इनकार कर दिया और वे उस दीक्षांत समारोह में नहीं गए। परंतु यहीं पे एक बात और हमें पता चलती है, वो पहली बार उपराष्ट्रपति बने तो वे उसी कॉलेज में जहाँ पे उनका अपमान हुआ था, उसी कॉलेज में दोबारा गए और फिर उसी डिग्री को पूरे उसी अपने टीचर के सामने फिर से ग्रहण किए, पूरे शान और मान सम्मान के साथ। और साहब ऐसा भी कहा जाता है, जब वे राष्ट्रपति बनकर वे जब अपने विश्वविद्यालय में बीए की डिग्री लेने आए तो उस समय उनका एक भाषण बहुत प्रचलित था। वे कहते थे कि वे लोग कहाँ गए जो हमें प्रवक्ता पद पर यहाँ इस कॉलेज में नहीं चुने थे। और शायद उन्होंने सही ही किया था, क्योंकि यदि वे प्रवक्ता पद पे हमको चुन लेते तो आज मैं इस देश का राष्ट्रपति न बन पाता और साथ ही इस केरल राज्य का प्रतिनिधित्व न कर पाता। तो साहब, ये था डॉक्टर के नारायण साहब की उस समय का भाषण। साहब 1948 में एमए करने के बाद, प्रवक्ता पद पर ना चुने जाने के बाद वे दिल्ली गए। वहाँ पे वे डॉक्टर अंबेडकर साहब से मिले। डॉक्टर अंबेडकर साहब उस समय वायसराय काउंसिल के श्रम विभाग के सदस्य थे। इनकी योग्यता को देखते हुए अंबेडकर साहब इनको 250 रुपया प्रति महीने के हिसाब से के वेतन में इनको वहीं पर जॉब दिला दी, उसी श्रम विभाग के काउंसिल में। परंतु साहब ये कहा जाता है कि ये अपने कक्षा 11वीं से ही साहित्य में बहुत ही रुचि रखते थे, जिसके कारण ये अपने इस जॉब को ठुकरा दिए। कुछ समय बात करने के बाद ठुकरा दिए और आगे के जीवन को पत्रकार के रूप में जीवन जीने का फैसला किया। और जहाँ पे उनको इस जॉब में 250 रुपया प्रति महीने का वेतन मिलता था, तो वहीं पे वे पत्रकार का जॉब, जो उस समय सैलरी जिसकी थी 100 रुपया प्रति महीने, उसमें गुजारा करने का विचार किया। और साथियों, ये कहा जाता है कि उन्होंने अपने पत्रकारिता जीवन का पहला शुरुआत इकोनॉमिक वीकली ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में पत्रकारिता के रूप में शुरू किया। डॉक्टर के नारायण साहब द हिंदू टाइम्स के भी पत्रकार के रूप में रह चुके थे। और यहीं पे एक बहुत ही रोचक प्रसंग सामने आता है कि उस समय गांधी जी का इंटरव्यू देने के नारायण साहब गए, परंतु गांधी जी उस समय मौन की अवस्था में थे। वे जो पूरा इंटरव्यू था ये कागज में लिख के देते थे, उधर गांधी जी कागज में लिख कर देते थे। ये इंटरव्यू अपने आप में बहुत चर्चित रहा और के नारायण साहब को एक अपनी खुद की पहचान मिल पाई। और उसके कुछ समय बाद जे.आर.डी. टाटा के दिए स्कॉलरशिप के बलबूते लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की पढ़ाई करने के लिए और वहाँ पे जाने के बाद अर्थशास्त्र और विज्ञान के 3 वर्षों की पढ़ाई केवल 2 वर्षों में ही समाप्त कर दी। और वे वहां से लौटने के बाद भारत के विदेश मंत्रालय विदेश विभाग में वे सचिव के पद पे काम किए और इसी दौरान वे लगभग कई देशों के राजदूत के रूप में भी अपनी सेवा दी। और फिर 1984 में इन्होंने भारतीय राजनीति में पूरी तरीके से सक्रियता दिखाई और अपने गृह राज्य केरल के एक लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में विजयी हुए। और इसके बाद राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में विदेश राज्य मंत्री और योजना राज्य मंत्री के रूप में अपनी सेवा देना शुरू की। साथियों, कुछ ही समय बाद 21 वर्ष की आयु में ये पहली बार निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुने गए। और फिर 14 जुलाई 1997 को भारत के 10वें और दलितों के लिए उनका पहला राष्ट्रपति दलित राष्ट्रपति चुना गया।
साहब उसी समय की एक प्रमुख घटना बताई जाती है जब के.आर. नारायणन साहब राष्ट्रपति पद पे आसीन थे। तो उस समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे ए.एस. आनंद ने अपने 4 सीनियर मोस्ट जजों के साथ 10 कानून विशेषज्ञों का एक पैनल जारी किया। उसी 10 पैनल में से सुप्रीम कोर्ट का जज होना सुनिश्चित होना था। साथियों, ऐसा कहा जाता है कि जब सूची राष्ट्रपति महोदय के पास के.आर. नारायणन साहब के पास पहुंचा तो वे इसे स्वीकार करने से मना कर दी। वे कहा, क्या इन 10 नामों में एक भी दलित नहीं है? क्या एक भी दलित के पास उच्चतम न्यायालय का जज बनने की योग्यता नहीं है? और साहब उनके इस बात से पूरे राजनीतिक व्यवस्था में उथल पुथल मच गई, क्योंकि ये ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा था कि जब राष्ट्रपति का मौन फूटा था और दलितों के लिए पहली बार उनका आवाज उठा था। परंतु किसी में ये हिम्मत नहीं थी कि वे इनके इस बात को टाल सके और अंततः सुप्रीम कोर्ट द्वारा फिर से वे नामों की सूची जारी करते हैं और उसमें दलित और पिछड़ों का नाम भी शामिल किया जाता है, जिसका ये ऋण एहसान दलित समाज कभी भी नहीं चुका पाएगा, क्योंकि ये पहला सीढ़ी था जब दलित समाज के और पिछड़ों समाज के लोगों को सुप्रीम कोर्ट में जज बनने का रास्ता खोला गया। परंतु दुर्भाग्य ये है कि अब तक जितने राष्ट्रपति हैं उनमें हम सबका नाम जानते हैं, परंतु इस महान दलित और पिछड़ों के नायक रहे डॉक्टर के.आर. नारायणन साहब का नाम हम भूल गए, क्योंकि हमें भूलने पर विवश किया गया है। हमें ऐसा इतिहास पढ़ाया जाता है कि हमें अपने दलित महापुरुषों के जीवन के बारे में न पता, जिससे हमारा अपना खुद का गौरव न जाग सके। तो साथियों, यदि आप चाहते हैं ऐसे दलित इतिहास, ऐसी दलित के गौरव गाथा हम घर घर तक पहुंचाएं, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि इसमें और क्या क्या सुधार किया जाए। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।